हेलो एवरीवन। तो आज हम यूनिट 2 सोसाइटी ह्यूमन बिहेवियर और कम्युनिटीज के इंट्रोडक्शन और उसके कुछ टॉपिक्स को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आज हम समझेंगे कि सोसाइटी का जो टर्म है, उसका कंसेप्ट है वो क्या है, और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इंपॉर्टेंट लोगों की, जो हमारे जितने बुद्धिजीवी लोग हुए हैं, जो स्कॉलर्स थे, फिलोसफर्स थे, उनकी द्वारा जो इसकी डेफिनेशन दी गई है उसको समझेंगे। सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है, सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं, सोशलाइजेशन क्या है, सोशल कंट्रोल, चेंज, और सोसाइटी को पढ़ने के लिए अलग अलग अप्रोचेस जो हमने इस्तेमाल की, इवन सोशल स्ट्राटिफिकेशन क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स हम आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं सोसाइटी। जो सोसाइटी टर्म है वो एक लैटिन वर्ड से डराइव है, दैट इज सोशियस। सोशियस का मतलब होता है एसोसिएशन या फिर टुगेदरनेस, तो या फिर सिंपली ग्रुप लाइफ। ओके, तो हम बात करें यहाँ पे एसोसिएशन की। ओके, साथ रहने की। अक्सर आपने सुना होगा, हम एक डायलॉग बड़ा सुनते हैं हमेशा अपनी लाइफ में, हम जैसे बड़े हो रहे होते हैं, हम हर चीज में एक डांट खाते वक्त एक डायलॉग जरूर सुनते हैं, लोग क्या कहेंगे। अभी जो लोग है ना, ये लोग ही आपकी सोसाइटी है, जिससे आप किसी ना किसी कनेक्शंस के थ्रू, किसी ना किसी बॉन्ड में, रिलेशन में, किसी तरीके से आप उनसे कनेक्टेड। तो वो जो आपके लोग हैं, वो आपकी सोसाइटी। ओके, तो सोसाइटी को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे मैकलिवर और पेज। मैकलिवर और पेज ने इसे क्या समझाया कि जो सोसाइटी है वो क्या है, बेसिकली एक सिस्टम ऑफ यूसेज एंड प्रोसीजर, अथॉरिटी, म्यूचुअल एड ऑफ मैनी ग्रुपिंग एंड डिवीजन ऑफ कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर्स। तो ये जो डेफिनेशन है, इसका क्या मतलब है कि जो ये सोसाइटी है, ये किससे बनी हुई है, ये एक डिफाइंड सिस्टम है, जिसमें हमारा एक फिक्स प्रोसीजर है, हमारा म्यूचुअल एड है, काफी सारे अलग अलग लोग एक डिवीजन ऑफ कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर के साथ, सबने अपने अपने आइडियाज, अपने इस चीज को डिवीजन का रखा है, पार्ट रखा है, और उस सोसाइटी का पार्ट बने हुए हैं। ओके, विद इन दैट पार्ट वो एक सोसाइटी के अंदर रहते हैं। अगली बात करें गिन्सबर्ग की, तो गिन्सबर्ग ने बोला कि ये कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल है जो किसी ना किसी रिलेशनशिप के थ्रू एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे इन लोगों ने, इन्होंने काफी क्लियर और सिंपल डेफिनेशन दी थी। अगर हम बात करें खुले की, तो इन्होंने बोला कि सोसाइटी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स है और प्रोसेस है, जिसके अंदर हर एक इंडिविजुअल, यानी कि जितने भी आप इंडिविजुअल देख रहे हो, वो सब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। the whole being so unified that what take place in one part affect the all the rest. It means कि आपका यहाँ पे एक एक्शन आपकी सोसाइटी में एक इफेक्ट डालेगा। ओके, यहाँ पे एक आपका एक एक्शन आपकी सोसाइटी में एक इफेक्ट डालेगा, जिसे हम आगे समझेंगे। सोसाइटी में हमारी अपनी फैमिली की बात करें तो किसी एक को प्रॉब्लम होती है तो सबको होती है, उस तरीके से। ओके, अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पे नेटवर्क ऑफ रेसिप्रोकेटिंग रिलेशनशिप, यानी कि म्यूचुअल इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेम सोसाइटी के हैं तो आपके बीच में एक म्यूचुअल इंटरेक्शन होगा ही। अ सेंस ऑफ डिपेंडेंसी, यानी कि इंटरडिपेंडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंसी होती है, किसी न किसी इमोशनल के लिए, सोशल एक्टिविटीज के लिए, किसी न किसी चीज के लिए आप एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते ही हैं। सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे कि फैमिली, मैरिजेस, यानी कि आप जिससे ब्लड रिलेशन में हैं, या फिर आप शादी करने के बाद एक नए रिलेशन में एंटर होते हैं, जहाँ पे एक और आपकी सोसाइटी एक्सपैंड होती है। तो दैट इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर डिवीजन ऑफ लेबर। अब आप समझ सकते हो कि एक सोसाइटी में अलग अलग रोल्स है, आप सारे रोल प्ले नहीं कर सकते। तो कुछ लोगों के स्पेसिफिक रोल्स हैं, और जो स्पेसिफिक डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन ऑफ लेबर है, जो स्पेसिफिक गोल्स प्री डिफाइंड है, वो सारे लोग एक साथ रहते हैं ताकि सब एक दूसरे का काम कर सके, इसलिए इंटरडिपेंडेंसी भी है। ओके, तो इसीलिए डिवीजन ऑफ लेबर एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। डाइवर्सिटी, राइट, डाइवर्सिटी तो होती है ऑब्वियसली। अगर सोसाइटी है तो देयर विल बी नंबर ऑफ पीपल, देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, और उन सबके अपने इंडिविजुअल एबिलिटीज है, टैलेंट है, कैपेसिटी है, उनका अपना इंटरेस्ट है, तो ये सब सबके इंडिविजुअल के अपने यूनिक होते हैं। तो एक डाइवर्सिटी देखने को मिल जाती है सोसाइटी के अंदर। कॉम्प्रिहेंसिव कल्चर, तो कल्चर का मतलब यहाँ पे क्या है, आर्ट, नॉलेज, बिलीफ, मॉरल वैल्यूज, लॉ, कस्टम, ट्रेडिशन, लिटरेचर, साइंस, फिलोसफी, ये सब, ये सब जो है, अब अल्टीमेटली ये सब वी हैव लर्नड, राइट, ये एक्वायर्ड भी है, और कहीं ना कहीं ये हमारे ट्रेडिशन में भी चलता आ रहा है। जैसे आप सीधे बोलते हैं ना, ये कुम्हारों की कम्युनिटी है, तो यहाँ पे सारे मिट्टी के बर्तन बनाने वाले आर्टिशियंस होते हैं। तो इस तरीके से हम किसी ना किसी हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स में ये भी इंपॉर्टेंट होता है that there is a comprehensive culture. अब conflict and cooperation, ये भाई होता ही है, एक सोसाइटी है तो हम किसी न किसी बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हुए सोसाइटी में रहते हैं। और जहाँ पे हम एक साथ रहते हैं, जहाँ पे बर्तन साथ हैं तो वो खनकेंगे ही। तो ये सिंपल वाला कंसेप्ट है कि कन्फ्लिक्ट्स भी वहाँ होते ही हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्टनेस, तो मतलब ये एक ऐसी चीज है कि सोसाइटी में हम एक दूसरे से इंटर रिलेटेड तो हैं,
बट हम ये नहीं बोल सकते कि कोई एक डोर हमें जोड़ रही है, या ना कोई एक धागा है जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम सबको पिरो रखा है मोतियों में, मोतियों की तरह। बट ऐसा कोई धागा हमें दिखता नहीं, एब्स्ट्रैक्ट है, इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, वी कैन नॉट सी इट बट इट एग्जिस्ट, इट इज देयर, सो देयर इज समथिंग which has connected so many people together to form a society. So this is the characteristics of society. अब 4 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सोसाइटीज की अगर हम बात करें तो मेजरली 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं: ट्राइबल सोसाइटी, एग्रियन सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो ये देखो, ये साइकिल जो है, ये एक तरीके से हम शुरू से शुरू करते हैं ट्राइबल सोसाइटी। तो जो ट्राइबल सोसाइटी है, यहाँ पे मे बी एक तरीके के लोग रहते हैं, जैसे पहले पहले ट्राइब्स होते थे, तो सारे ही शिकारी एक साथ रहते थे, यू नो। तो ऐसे यहाँ पे कॉमन लैंग्वेज बोलने वाले, यानी या फिर कॉमन ज्योग्राफिकल एरिया में रहने वाले, यू नो, बैकवर्ड इन टेक्नोलॉजी, प्री लिटरेट। तो एक पुराने टाइम के लोगों की बात हो रही है, जो कि एक 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 कस्टम बेस ऑफ किंगशिप में रहते थे, यानी यानी किंगशिप मतलब फैमिली, ठीक है। तो एक रिलेशन में दे यूजुअली लिव। एग्रियन सोसाइटी जो ऑक्यूपेशन पे डिपेंडेंट होती है, एग्री मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड, राइट। तो जैसे सारे लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो जहाँ एग्रीकल्चर डोमिनेटेड सोसाइटी, तो सारे फार्मर्स की कम्युनिटी होगी, फार्मर्स की एक सोसाइटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक तरीके का, जैसे यहाँ पे आर्टिशियंस का दिया हो, तो बहुत सारे आर्टिशियन, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि मिट्टी बनाने वाले सारे पॉटर्स है, यहाँ पे ब्लैक स्मिथ, वीवर, इनकी अपनी सोसाइटी होती है। इंडस्ट्रियल सोसाइटी, तो अब ये एज थोड़ा बढ़ रहा है, पहले ट्राइब्स में थे, फिर हम एग्रीकल्चर में आए, अब हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी में एक्सपेंशन हो रहा है। जो इंडस्ट्रियल सिस्टम आया, अब फैमिली इज नो लॉन्गर अ प्रोडक्शन यूनिट, ठीक है। जैसे एग्रीरियन सेटिंग्स की बात करें तो फैमिली ही, मतलब सब, फार्मर का बेटा फार्मर, आर्टिशियन बेटा आर्टिशियन, तो ये सारे एक साइकिल में थे। बट इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के बाद ये थोड़ा सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया। अब ऐसा जरूरी नहीं था कि जो आर्टिशियन है उसके आगे की फैमिली जो वो रियर कर रहा है वो भी आर्टिशियन ही हो, वो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स डिविजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है, तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में ये डिविजन और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे पास एक नई टेक्नोलॉजी आ गई, नई टेक्नोलॉजी के साथ लोगों के पास एक एक स्कोप बढ़ गया, उनका स्कोप बढ़ गया, उनका यू नो फोकस एरिया बढ़ गया, इवन एक्सप्लोर करने का रीजन बढ़ गया। तो इस तरीके से डिविजन लेवल और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, सोशल स्ट्रक्चर। अब सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिकली अगर हम सोशल स्ट्रक्चर को डिफाइन करें तो यहाँ पे हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। द डिस्टिंक्टिव स्टेबल अरेंजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन whereby human beings in a society interact and live together, ठीक है। तो एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है, राइट, जिसकी वजह से कुछ लोग या बहुत सारे लोग एक साथ रह रहे हैं, ठीक है। तो उस स्ट्रक्चर को काफी अलग अलग लोगों ने डिफाइन किया। पहले हर्बर्ट स्पेंसर और दुकहम ने कोशिश की, बट उन्होंने एक एग्जैक्टली दे डिड नॉट केम टू अ वैलिड डेफिनेशन। तो इन लोगों ने सिर्फ कोशिश की है, ये they were first thinkers who tried to define social structure, okay। जैसे हार्वर्ड स्पेंसर का आइडिया जो था वो बायोलॉजिकल एनालॉजीज पे था, नो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशन, जैसे हम जनरेशन आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। एक अनदर ऐसा एफर्ट दुकेम ने भी बनाया। बट इन दोनों के बाद जो पहली जो एक्सेप्टेबल डेफिनेशन थी और जो सोशल स्ट्रक्चर को डिफाइन कर पाई, वो टैलकॉट पार्सन ने दी। टैलकॉट पार्सन का कहना क्या था कि ये क्या है, ये एक अरेंजमेंट ऑफ इंटर रिलेटेड इंस्टीट्यूशन, एजेंसीज एंड सोशल पैटर्न है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एक डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस का मतलब इंस्टीट्यूशन भी अगर हम समझेंगे, फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है, जैसे प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है, ऐसे हमारी सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन होती है, ऐसे हमारी टर्शियरी इंस्टीट्यूशंस भी होती है। तो ऐसे हमारा एक रिलेशन है जिसकी वजह से हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं। ये डिफरेंट एजेंसीज होती हैं, सोशल पार्टनर्स होते हैं, जिसकी वजह से हम एक एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो इन्होंने हमारे स्ट्रक्चर डिफाइन कर रखा है, ठीक है। हमारे हमारे रोल्स डिफाइन कर रखे हैं, हमारा स्टेटस डिफाइन कर रखा है इस ग्रुप में। तो वो हमारा सोशल स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। फिर रैडक्लिफ ब्राउन की अगर हम बात करें तो इन्होंने बोला कि जो सोशल रिलेशन ऑफ अ पर्सन टू पर्सन, ये वैरी कर रहा है, ओके। जैसे सोशल स्ट्रक्चर इज अ पार्ट ऑफ ऑल सोशल रिलेशन ऑफ पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि ये एक एक एग्जिस्टिंग रिलेशन है जिसने एक लिंक मेंटेन कर रखा है डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स के बिटवीन, ठीक है। और पर्सन टू पर्सन डिफरेंट रिलेशन के थ्रू दे आर इंटरकनेक्टेड, ओके। फिर एसएफ निडाल ने डेफिनेशन दी, इनके अकॉर्डिंग आर्टिकुलेशन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्ट। सी अल्टीमेटली विच इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, आप समझ रहे हो। डेफिनेशन को आपको पूरा रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसके की वर्ड्स को याद रखें। की वर्ड से आप इजीली डिफाइन कर पाएंगे कि भाई किसने किस बेसिस पे अपने डेफिनेशन को देने की कोशिश की गई। और उस बेसिस को अगर आप याद रखेंगे तो आप डेफिनेशन आराम से रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि ये डेफिनेशन किसकी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें
तो इन्होंने सोशल स्ट्रक्चर को एक नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप कहा, ठीक है, आर्टिकुलेशन एंड ऑर्डर अरेंजमेंट, यानी कि एक नेटवर्क है, एक हायरार्की है, तो उसको उन्होंने ऐसा प्रणाली इस तरीके से डिफाइन किया। अगर हम बात करें कार्ल बेनहम की, तो इन्होंने डिफाइन किया कि इंडिविजुअल आर द यूनिट ऑफ एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन आर द यूनिट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। तो जो इंडिविजुअल है वो यूनिट है एसोसिएशन के, मतलब अलग अलग इंडिविजुअल्स दे कंबाइन, दे एसोसिएट, ओके, और जो इंस्टीट्यूशन है वो यूनिट है सोशल स्ट्रक्चर का। हम इंस्टीट्यूशन में बताया जैसे फैमिली भी हो सकते हैं, पापा मम्मी बच्चा जो भी होंगे, भाई बहन या, तो वो एक रिलेशन में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, एक ये इंस्टीट्यूशन का पार्ट है। मैकलेवर एंड पेस की एक डेफिनेशन है यहाँ पे, एन एब्स्ट्रैक्ट व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल ग्रुप लाइक फैमिली, चर्चेस, क्लास, कास्ट, स्टेट ऑफ कम्युनिटी। तो आप यहाँ देख रहे हैं एक एब्स्ट्रैक्ट है जिसमें क्या क्या है, सेवरल ग्रुप जो कंपोज करता है सेवरल ग्रुप्स का, जिसमें फैमिली भी है, चर्च है, क्लास का, स्टेट ऑफ कम्युनिटी डिपेंड करता है। तो इस तरीके से लोग एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं अकॉर्डिंग टू मैकलेवन एंड पेस। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर की। तो देयर आर 4 टाइप ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, आपको सिर्फ इसका टाइप याद होना चाहिए, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये टाइप और पार्सन ने डिफाइन किया था। यूनिवर्सलिस्टिक अचीवमेंट पैटर्न, यूनिवर्सलिस्टिक एस्क्रिप्शन पैटर्न, पर्टिकुलरिस्टिक अचीवमेंट पैटर्न और पर्टिकुलरिस्टिक एस्क्रिप्टिव पैटर्न। तो ये 4 तरह के सोशल स्ट्रक्चर इन्होंने डिफाइन किए थे। इनके इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं, यू शुड नो जस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ इट। अब सोशल इंस्टीट्यूशन की बात करें, हमने इंस्टीट्यूशन वर्ड काफी बार इस्तेमाल किया, अब उसको हम समझेंगे ये होता क्या है। अब सोशल इंस्टीट्यूशन इज अ इंटररिलेटेड सिस्टम ऑफ सोशल रोल्स and social norms organized around the satisfaction of an important social need or social function। अब यहाँ पे देखो अलग अलग डेफिनेशन है, जैसे समर एंड केलर ने बोला था इंस्टीट्यूशन केम इनटू एग्जिस्ट टू सेटिस्फाई द वाइटल इंटरेस्ट ऑफ मेन। ठीक है, वाइटल इंटरेस्ट ऑफ मेन मतलब ये ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, ओके। तो ये इंटरेस्ट में क्यों आया, टू सेटिस्फाई द वाइटल इंटरेस्ट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट ऑफ मेन है, पीपल है, उसको फुलफिल करने के लिए इंस्टीट्यूशन एग्जिस्टेंस में आया। लेस्टर एफ वार्ड ने क्या बोला, दे अराइज ड्यू टू द सोशल डिमांड एंड सोशल नेसेसिटी। ठीक है, ये एक हमारी सोशल सोसाइटी की नीड हो गई थी, एक डिमांड हो गई थी, तो उस चीज को पूरा करने के लिए सोशल इंस्टीट्यूशन हमारे सर्कल में आया। लुइस एच मॉर्गन, द बेसिस ऑफ एवरी इंस्टीट्यूशन टू परपेचुअल कांस्टेंट वांट्स। तो ये हमारी वांट्स को ध्यान में रखते हुए ये हमारे एवरी इंस्टीट्यूशन फॉर्म हो। अब आप भी जानते हैं हमारी जो इंस्टीट्यूशन है, जो ये फैमिली सिस्टम है, ये ऐसे नहीं आया। पहले लोग, मतलब ये जो शादी वादी है, ये एक तरीके से पब्लिक डिक्लेरेशन होता है, राइट। तो हम क्या करते हैं, पहले जो होता था उसमें देयर इज नो बाउंडेशन, ओके, यहाँ पे एक डिफाइन नहीं थे ये इंस्टीट्यूशन। तो बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन गया था, हमें पता ही नहीं चला था भाई कौन किसके साथ है, कौन किसकी वाइफ है, या कौन ये वाइफ बेटा, ये सब होता ही नहीं था। तो इस चीज को डिफाइन करने के लिए, इस चीज को डिफाइन करने के लिए, एक स्ट्रक्चर देने के लिए इंस्टीट्यूशन प्ले में आया, इंस्टीट्यूशन की इसने इंपॉर्टेंस ली। फिर जैसे हमने ये शादी का सिस्टम बनाया, फिर हमने जैसे बेबी बॉर्न होता है उसका नामकरण करना, ये सब करना। तो ये सारे सिस्टम क्या, ये सारे पब्लिक डिक्लेरेशन है, ये बताने के लिए भाई ये मेरी फैमिली है, ये दिस मैं इस इंस्टीट्यूशन का पार्ट हूँ। तो यहाँ पे ये हस्बैंड है, इसकी शादी हो रही है, तो ये वाइफ है ना, ये दो फैमिली इंटररिलेट हो गई, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, बट ये हस्बैंड एंड वाइफ है। अब इनके बच्चे हैं, ये इन दोनों के बच्चे हैं, अब इनकी एक बहन भी है, भाई भी है, या फिर काइंड ऑफ इस तरीके से इस चीज को डिफाइन किया गया। अब sociologists have used the term institution to refer the normative system which operate in 5 basic areas of life। तो there are 5 basic areas जिसके अंदर ये ऑपरेट करता है। किंगशिप, फैमिली, ओके, फॉर द लेजिटिमेट यूज ऑफ पावर, यानी गवर्नमेंट, in regulating the distribution of goods and services, economy, in transmitting knowledge from one generation to the next, education, in regulating our relationship to the supernatural, यानी supernatural is like we are talking about God and like जिन्हें हम believe करते हैं। तो ये इन 5 फैक्टर्स पे है, इन पे ऑपरेट करता है। जैसे मैंने इंस्टीट्यूशन की बात की थी, तो देरा प्राइमरी इंस्टीट्यूशन एंड डिराइव्ड सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन, ओके। तो फैमिली, इकोनॉमिक्स, रिलीजन, एजुकेशन, स्टेट, ये सब कहाँ आते हैं, हमारे प्राइमरी इंस्टीट्यूशन के पार्ट है, जिसमें हम ऑपरेट करते हैं, जो हमने भी बात की। ठीक है, डिराइव्ड इसी के अंदर है। फैमिली के अंदर देखो मैरिजेस होते हैं, मोनोगैमी, पॉलीगैमी, डाइवोर्स, ये सारा पार्ट किसका है, डिराइव्ड सोशल इंस्टीट्यूशन का है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो ट्रेडिंग, बैंकिंग, क्रेडिट, प्रॉपर्टी, ये सारा पार्ट इकोनॉमिक्स का है। रिलीजन की बात करें तो टैबू, टोटेम, मॉस्क, चर्च, टेम्पल, ये सब रिलीजन का पार्ट है। एजुकेशन की बात करें तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये एजुकेशन का पार्ट है। स्टेट की बात करें तो इंटरेस्ट बुक, ऑटोक्रेसी, पार्टी सिस्टम एंड डेमोक्रेसी, ये सारा पार्ट हमारा डेराइव्ड सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन का पार्ट है। अब टाइप ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो देर आर प्राइमरी इंस्टीट्यूशन एंड ड्राइव सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन, जो मैंने अभी आपको डिफाइन करके बताया।
अब बात करते हैं किनशिप रिलेशनशिप या किनशिप सिस्टम होता क्या है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था किनशिप जो होता है वो फैमिली होती है, ठीक है। अब ये दो तरीके से हो सकती है। एक तो एफिनल किनशिप होती है जिसे हम मैरिज रिलेशनशिप कहते हैं, और एक कॉन्सेंजेनियस किनशिप होती है जो ब्लड रिलेशनशिप होती है। तो एक तो ब्लड रिलेशन खून का रिश्ता जिसे हम कहते हैं, और एक मैरिज। तो एक मैरिज क्या होता है, यहाँ पे कोई ब्लड रिलेशन नहीं होता बट दे कम टुगेदर टू फॉर्म अ फैमिली। लेकिन उन फैमिली से जो आगे जनरेशन रही होती है उनके साथ उनके खुद के बच्चों का, वो भाई बहनों का, उन सबका एक ब्लड रिलेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर आता है ना। आगे क्या है, लीनियर जनरल बॉन्ड्स है, कोलेटरल जनरल बॉन्ड्स है। तो लीनियर जनरल बॉन्ड्स यानी कि चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। ये बात आती है हमारे लीनियर जनरेशन बॉन्ड, ठीक है, जो हमसे शुरू हुआ। और कोलेट्रॉल में हमारे सिबलिंग्स, हमारे कजिन्स, हमारे भांजे भतीजे, हमारे अंकल आंटी, ये सब दूर दूर के रिश्ते, या फिर बिग टाइज विद लॉस। जैसे मेन का जो रिलेशन है वो अपनी वाइफ की फैमिली के साथ, तो उनका ब्रदर इन लॉ होगा, उनका सिस्टर इन लॉ होगी, या फिर उनके फादर इन लॉ होंगे, मदर इन लॉ होंगी। तो इस तरीके से एक ये जो रिश्ता है ये डिफरेंट है। तो जैसे यहाँ पे एक चीज डिफाइन भी की गई है, इसको 3 मेजर ग्रुप में बांटा गया है, प्राइमरी किन्स, सेकेंडरी किन्स एंड टर्शरी किन्स। प्राइमरी किन्स में बेसिकली देयर आर 8 टाइप ऑफ प्राइमरी किन्स: हस्बैंड वाइफ, father son, father daughter, mother daughter, younger brother, elder brother, younger sister, elder sister। देखो ये डायरेक्टली इंटरलेटेड है, या तो ब्लड रिलेशन है या फिर मैरिज इन्वॉल्व है, ठीक है। डायरेक्ट डायरेक्ट प्राइमरी रिलेशन है, ठीक है। सेकेंडरी केस की बात करें तो यहाँ पे बात आती है थोड़ा बाहर निकलो फैमिली से। फैमिली से बाहर मतलब हमारे कजन इसमें आते हैं, जैसे मदर्स मदर्स ब्रदर, ठीक है, मदर्स ब्रदर्स वाइफ, ब्रदर्स वाइफ, सिस्टर हस्बैंड, फादर्स ब्रदर। तो यहाँ पे एक रिलेशन हम चाचा चाची, अंकल आंटी, इन सब की तरफ चले जाते हैं, कजिन्स की तरफ चले जाते हैं। और टर्चरी, ये इससे भी आगे एक स्टेप बढ़ जाओ। यहाँ पे देखो एक रिलेशन देखा है, वाइफ का, वाइफ के भाई का बेटा, ठीक है। तो ये टर्चरी थर्ड स्टेज में जाके, ठीक है। सिस्टर के हस्बैंड का भाई, ठीक है, सिस्टर्स हस्बैंड्स ब्रदर। ओके, तो ये रिलेशन जैसे मेरे साथ मेरी सिस्टर के हस्बैंड का ब्रदर, तो उसका रिलेशन सिस्टर के साथ तो फिर भी कह सकते हैं कि भाई ये एक सेकेंडरी रिलेशन है, बट मेरे साथ वो टर्चरी हो जाएगा। तो इस तरीके से इनको कीन्स को डिफाइन किया गया। अब बात करते हैं सोशल ग्रुप्स की। तो सोशल ग्रुप्स क्या होता है, यहाँ पे ग्रुप वर्ड यूज हो गया, तो दो या दो से ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं जो कि आपस में रेगुलरली इंटरेक्ट करते हैं, एक म्यूचुअल एक्सपेक्टेशन रखते हैं एक दूसरे के साथ, और एक यस एक कॉमन आइडेंटिटी को शेयर करते हैं। ओके, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल ग्रुप की बात करें तो एक इंटरपर्सनल इंटरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ग्रुप कांट कंसीडर अ ग्रुप until इंडिविजुअल इंटरेक्ट विद ईच अदर। जब तक वो एक दूसरे से बातचीत नहीं करते तब तक वो अपने आप को ग्रुप नहीं कहलाते हैं, ठीक है। परसेप्शन ऑफ मेंबरशिप, टू और मोर इंडिविजुअल परसीव्स टू अंडरस्टैंड देमसेल्फ एज बिलोंगिंग ऑफ अ ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ दो इंडिविजुअल के अंदर ये धारणा हमेशा रहनी चाहिए कि वो एक ग्रुप का पार्ट है या दे बिलोंग टू अ ग्रुप। इंटरडिपेंडेंसी, अगेन यहाँ पे एक आदमी साथ कुछ होता है तो वो सबको इफेक्ट करना चाहिए। गोल्स, तो यहाँ पे ग्रुप कंसीडर विद अ म्यूचुअल गोल, दे ऑल हैव अ कॉमन गोल, तभी वो एक ग्रुप का पार्ट है। मोटिवेशन, बाय द जॉइंट एसोसिएशन दे आर मोटिवेटेड फॉर देयर पर्सनल रीजंस टू बी अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप। ओके, तो उनके पास एक अपना रीजन है, ठीक है, जो कि जो एसोसिएशन में उन्हें जोड़े रखा है, ठीक है। जैसे आप किसी एक फन क्लब का पार्ट है, यानी स्पोर्ट्स क्लब जिसके कहते हैं कि उसका पार्ट है, तो अब वो आपकी चॉइस है, आपने वहाँ मेंबरशिप फी भरी, लेकिन अब उस फन क्लब का पार्ट हो गए, वो सारे लोग जो वहां आते हैं उनसे आप कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो चुके हैं। स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप, इंटरेक्शन आर स्ट्रक्चर्ड बाय द सेट ऑफ रूल्स एंड नॉर्म्स फॉर्म द ग्रुप। अब स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप होना चाहिए भाई, यानी कि ये जो सबके अपने रोल्स प्री डिफाइंड होने चाहिए ना, एक रूल्स होने चाहिए जिनको सब लोग फॉलो करें, ठीक है। म्यूचुअल इन्फ्लुएंस होना चाहिए, यानी कि ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करें, एक दूसरे पर अपने अपनी छाप छोड़ें, ठीक है। अब टाइप ऑफ ग्रुप्स की बात करें, ये भी सिर्फ आपको समझने की जरूरत है, बल्कि आप नाम से समझ पाएंगे। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री ग्रुप्स, कई बार हम मजबूरी में ग्रुप बनाते हैं, कई बार अपनी चॉइस से बनाते हैं। ओपन और क्लोज ग्रुप, जहाँ पे लिमिटेड 8 लोग हैं तो भाई 8 ही रहेंगे, अगर नहीं तो हम, अगर ओपन ग्रुप है तो उसमें हम और भी मेंबर्स को ऐड करने की चांसेस छोड़ते हैं। वर्टिकल वर्सेस हॉरिजॉन्टल ग्रुप, ऐसे ही प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी, नेचुरल वर्सेस फॉर्म ग्रुप, फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल, ट्रीटमेंट वर्सेस टास्क ग्रुप, रेफरेंस ग्रुप, पीयर ग्रुप, क्लिक, क्लब, हाउसहोल्ड्स, कम्युनिटी, फ्रेंचाइज, गैंग, मॉब, पोस्ट, स्क्वाड, टीम, लर्निंग ग्रुप्स। लर्निंग ग्रुप्स के अंदर इनफॉर्मल लर्निंग ग्रुप्स होता है, फॉर्मल लर्निंग ग्रुप्स होता है, बेस ग्रुप्स होता है। बेसिकली ये सब नाम से क्लियर है, ऐसा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है जिसे हम समझे कि भाई ये तो ग्रुप हो ही नहीं सकता।
तो आपको अगर ऐसा कोई वर्ड है जिसका आपको मतलब समझ नहीं आया तो आप उसका मीनिंग चेक करके देख लीजिए, अदरवाइज ये बहुत क्लियर है अपने आप ही, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स है। सोशलाइजेशन, अब सोशलाइजेशन को समझते हुए क्या होता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेसेस थ्रू विच पीपल लर्न द वैल्यूज एंड नॉर्म्स ऑफ अ गिवन सोसाइटी। ओके, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हम सेट ऑफ नॉर्म्स को समझते हैं, हमारी वैल्यूज को समझते हैं। अब भाई ये तो तुम्हें भी पता है कि भाई जैसे हम एक कम्युनिटी का पार्ट है, ठीक है, हम एक सोसाइटी का पार्ट है एक्चुअली, तो लोग क्या कहेंगे उस लोग में, हमें पता है, जैसे हम बोलते हैं बंगाली कम्युनिटी है तो दुर्गा पूजा कितनी धूमधाम से सेलिब्रेट करता है, हम बोलते हैं भाई ये बिहारी कम्युनिटी है तो वो छठ पूजा में बहुत ज्यादा विलीन हो जाता है। तो इस तरीके से ऐसे ही गणपति पूजा में जो महाराष्ट्र में मद्रासी लोग होते हैं, मुंबई का होता है, तो वो लोग गणपति पूजा में, तो एक तरीके से हम अपने ट्रेडिशंस को सीखते हैं, राइट। तो आप अपने अपने आपके किसे सेलिब्रेट करते हैं, क्या क्या रूल्स फॉलो करते हैं, किसके किस रिलेशनशिप से रखते हैं, किसकी हम कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, ये सब पहले से डिफाइंड। ओके, तो ये सोशलाइजेशन की अगर हम बात करें तो देर आर मेनी थ्योरीज, इन्हें हमें समझना पड़ेगा, दीज आर इंपॉर्टेंट थ्योरीज। ओके, तो कम टू द थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन। सबसे पहले कूलीज थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है, चार्ल्स एस कूली, इन्होंने पहला दिया concept of looking glass. Okay, so there are three elements according to Cooley's looking glass. इसमें क्या होता है, पहला the imagination of our appearance to other person. तो बेसिकली सोशलाइजेशन में हम क्या देखते हैं, हम तीन फैक्टर से सजेस्ट करते हैं। पहला हमारा, हम दूसरों को कैसे दिख रहे हैं, ठीक है, तो हमारी एक इमेज है जिसको हमने बना रखे हैं, द इमेजिनेशन ऑफ हिज जजमेंट टू दैट अपीयरेंस, तो हमने अपनी एक इमेज बना रखी है, अब उसमें वो क्या सोचता है हमारे बारे में, ठीक है, कोई भी थर्ड पर्सन वो या हमारे बारे में क्या सोचता है, या ये बंदा बहुत अकड़ू है, ये बंदा बहुत फ्रेंडली है, इस काइंड ऑफ थिंग, वो उसी के इमेजिनेशन है। और फिर सेल्फ फीलिंग सच एज प्राइड और मोटिफिकेशन, तो बेसिकली हम, अब वो फीलिंग में जैसे ये, भाई ये तो बहुत झगड़ालू है तो हमें दुख होगा ना, ठीक है, अरे ये तो बड़ा हंसमुख इंसान है तो इसे तो ये काफी लाइक वैसे डिसिप्लिन है, तो ये सब सुन के आपको खुशी होगी, तो ये आपका एक सेल्फ एवोल्यूशन है। इन तीन बेसिस पे ही हमारी सोशलाइजेशन चलती है, ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू फुलेस थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन है और काफी क्लियर है इस चीज में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं मीट्स थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन, ये जॉर्ज हर्बर्ट मीट्स की थ्योरी थी, ठीक है, जो कि दो एजम्पशन में बेस्ड। पहली, द बायोलॉजिकल फर्टिलिटी ऑफ ह्यूमन ऑर्गेज्म फोर्स देयर कॉपरेशन विद ईच अदर इन द ग्रुप कंटेस्ट इन ऑर्डर टू सर्वाइव। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, बायोलॉजिकल फर्टिलिटी है। ओके, तो यहाँ पे जो लोग हैं एक बायोलॉजिकल रिलेशनशिप में कह सकते हैं, एक पहले से ही एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो इन्हें इन ऑर्डर टू सर्वाइव दे यूजुअली लिव टुगेदर। ओके, दूसरा है दोज एक्शन विद इन एंड अमॉन्ग द ह्यूमन बीइंग्स दैट फैसिलिटेट देयर कॉपरेशन इंश्योर देयर सर्वाइवल, ठीक है। और यहाँ पे इस सोसाइटी का अगर वो पार्ट है तो उनका एक्शन उनके साथ और बाकी ह्यूमन बीइंग के साथ डिफाइन करता है कि वो कैसे इस कॉपरेशन को सर्वाइव करते हैं या फिर इस सोशलाइजेशन इस ग्रुप का पार्ट रहता है, ठीक है। तो ये सेंट्रल कंसेप्ट इज द सेल्फ, द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटी कंपोज ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ इमेज, सॉरी, बाय हिम माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी आर इंटरमिटली कनेक्टेड, ठीक है, तो ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड थी, मतलब ये कंसेप्ट इनका सेल्फ कंसेप्ट था सिंपल, जैसे वहां पे तीन फैक्टर्स पे था, यहाँ पे दो मेजर एक्शंस बताए, और पूरा कंसेप्ट सेल्फ के अराउंड ही घूम रहा है, ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ इमेज, तो ये उसके आसपास ही घूमता है, ठीक है। सिगमंड फ्रॉइड, ठीक है, साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन। सिगमंड फ्रॉइड, ये आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो, ये थ्योरी काफी बार पूछी गई है एग्जाम में, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट थ्योरी। अगर हम बात करें आईडी, इट इज कंप्लीटली अनकॉन्शियस चाइल्ड लाइक एंड ऑपरेट्स ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल, ठीक है, जो जो अच्छा लग रहा है हम वही करेंगे, ठीक है। ego, it act on the reality principle, it seeks to please the ideas drive in realistic way that will bring benefit in long term, तो जो चीज हमें अच्छी लग रही है उसको हम करते हैं, लेकिन उसको अचीव करने के लिए हम उसमें मेहनत करते हैं, ठीक है, तो इट्स लाइक इट्स एक्ट ऑफ रियलिटी प्रिंसिपल है, ठीक है, वहां पे जो अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं, मतलब वो हो रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे हम उसके एफर्ट डालते हैं। ओके, अब सुपर ईगो की बात करें तो आईडी और ईगो के बीच में कहीं सुपर ईगो एग्जिस्ट करता है, इट कंप्राइजेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी स्ट्रक्चर, ठीक है, जो सिर्फ परफेक्शन की तरफ देखते हैं, ठीक है, ये आईडी और ईगो के बीच में कहीं सुपर ईगो एग्जिस्ट करता है जो परफेक्शन की तरफ काम करता है, ठीक है, कि भाई जो चीज करनी है वो परफेक्ट होनी चाहिए हर तरीके से, कि भाई मेरी इमेज यहाँ पे ऐसी होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए, मेरे फादर मुझे समझना चाहिए कि भाई ये बंदा मेरा, ये बच्चा मेरा सबसे परफेक्ट है, तो समझ में आना चाहिए कि भाई ये परफेक्ट है, तो इस तरीके से एक सेल्फ इमेज को कैसे करेक्ट करके रखना है,
तो ये सिगमंड फ्रॉइड ने इन 3 उसके फैक्टर से समझाया, ठीक है। जैसे एक 3 पॉइंटर्स भी इंपॉर्टेंट सुन लो। एवरी कॉन्शियस एक्शन हैज अ कॉज इन अनकॉन्शियस, that conscious is simply a puppet in the hands of unconscious, that whatever one becomes as an adult was determined to be so in on her or his early childhood। तो यहाँ पे सिगमंड फ्रूड का आइडिया बहुत क्लियर था। यहाँ पे अब आपको पता होना चाहिए सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड कॉन्शियस पार्ट क्या होते हैं। तो कॉन्शियस व्हेन हम वी आर एक्टिवली थिंकिंग एंड मेकिंग आवर ओन डिसीजन। सबकॉन्शियस जो डिसीजन लेने के पीछे जो इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। इन्फ्लुएंस हम किससे होते हैं, हम हमारे सबकॉन्शियस से होते हैं। तो वो हमारा सेकंड मेजर पार्ट है। और अनकॉन्शियस जो चीज यू नो वी आर नॉट इन आवर सेंसेस, जनरली बेहोश होने को कहते हैं अनकॉन्शियस। तो हम अपने सेंसेस में नहीं है, हमारे डिसीजंस नहीं है, वो सिर्फ चल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक्टिविटीज हैं। अब बात करते हैं लेवल ऑफ सोशलाइजेशन। इसमें सिर्फ लेवल्स के नाम पढ़ने, उससे इन डिटेल जाना नहीं है। देयर इज माइक्रो लेवल, मीसो लेवल एंड मैक्रो लेवल। माइक्रो लेवल की बात करें तो वो न्यूक्लियर फैमिली, मतलब फैमिली की, पीयर ग्रुप की और नेबरहुड की बात करें, आपके आसपास जो सबसे करीब करीब वाले लोग हैं। फिर अगर बात करें मीसो लेवल की, तो थोड़ा ऊपर चले जाओ, आपका स्कूल हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, सोशल क्लास हो सकता है। थोड़ा और बड़ा में देखो तो आपके ऑफिस हो सकते हैं। ये सब इसमें आ जाता है। मैक्रो लेवल की बात करें तो ये ग्लोबल कम्युनिटी, मास मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल नेटवर्किंग। तो ये जो और दूर चले जाते हैं सेक्टर में, ग्रुप में, वो हमारा मैक्रो लेवल पार्ट है। अब पढ़ेंगे सोशल चेंज के बारे में। सोशल चेंज क्या होता है? अब इन इट इज अ वे ह्यूमन इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म कल्चरल एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस ओवर टाइम, हैविंग अ profound impact of society। social change, you know, अब सोशल चेंज जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी हमें पढ़ा था, देयर आर टाइप ऑफ सोसाइटीज, राइट। तो टाइप ऑफ सोसाइटी में ट्राइबल सोसाइटी, एग्री सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो ये सब क्या है, ये सोशल चेंज ही तो है। हम पहले एक जंगल में शिकारियों की तरह रहते थे, उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़े, हम एग्रीकल्चर पे डिपेंड होने लगे, फिर हम थोड़ा और आगे बढ़े, टेक्नोलॉजीज आ गई, तो हमने और एवोल्यूशन किया, फिर उसके आगे और बढ़े, नई टेक्नोलॉजीज आ गई। तो इस तरीके से देयर इज सोशल चेंज। अब ये सोशल चेंज किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? टेक्नोलॉजी फैक्टर्स, जिसकी अभी हमने जस्ट बात की। सोशल इंस्टीट्यूशन, आपकी फैमिली, जैसे आपने कहाँ शादी की है, नई कम्युनिटी में की है, आपने भाग की शादी की, आपने यहाँ जाके बस किया, ऐसी बहुत सारी चीजें। डेमोग्राफिक फैक्टर इन पॉपुलेशन, ओके, जहाँ पे आप रह रहे हैं आप उसी का पार्ट हो जाते हैं, या फिर अगर आप उससे कहीं जाके किसी और रीजन में जाके बस जाते हैं तो आप उसका पार्ट हो जाते हैं। फिजिकल इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट इज जो आप अपने सेंसेस से फील कर पाते हैं, जहाँ आप रह रहे हैं, जहाँ आप सांस ले रहे हैं, जहाँ पे आप यू नो जीते हैं, वो सारी चीजें फिजिकल इन्वायरमेंट पार्ट होती है। अब टाइप ऑफ सोशल चेंज की बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स, इवोल्यूशनरी सोशल चेंज और रेवोल्यूशनरी सोशल चेंज। इवोल्यूशनरी ये तो एक बहुत स्लो प्रोसेस है। जैसे हमें पता है कि भाई देवर हम एक अर्ली एज में वी वर एप्स, एक पीरियड ऑफ एप्स ही था। उसके बाद धीरे 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 उन एप्स से आज हम इंसान बन चुके हैं। आज हम ज्यादा ही स्मार्ट हो गए, ज्यादा अपने आप को ज्यादा कूल समझने लगे। बट सिर्फ उस पीरियड से लेके इस पीरियड तक हमने एक इवोल्यूशन आया, लेकिन इसमें हजारों साल लगे। तो ये काफी स्लो प्रोसेस होता है इवोल्यूशन। और रेवोल्यूशन क्या होता है? ये जब एक कुछ वेरियस सेक्टर्स है, जैसे हमारा सोशल सिस्टम है, उसमें एक ड्रास्टिक चेंज आना, या फिर मतलब चेंज जो हमारे इवोल्यूशन में होता है उससे थोड़ा सा ज्यादा तेज चेंज हमारे रेवोल्यूशनरी सोशल चेंज में होता है। इतना ये फर्क इतना बहुत है, ठीक है, जिसे हम समझ सकते हैं। अब हम बात करें थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरीज, ठीक है। यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जिनके ऊपर हमारे बात होगी और वो एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे पहले बात करते हैं एवोल्यूशन थ्योरी। हमने काफी सारी थ्योरीज डिस्कस की हुई है, बट क्वेश्चंस काफी पे आते हैं, इन पे बनते हैं। तो एवोल्यूशन थ्योरी की अगर हम बात करें तो बाय दिस, ये जैसे ये एक हार्वर्ड स्पेंसर की बुक थी, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, जो 1898 में थी, उन्होंने डिफाइन किया है कि बाय दिस थ्योरी सोसाइटी मूव्स इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। They argued that the society passed through similar stages from origin to the final stage of development. They are maintained. They also maintain that once the final stage is reached, evolution change will stop. मतलब इन्होंने बोला कि एक एंड है इवोल्यूशन का भी, ठीक है। आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो, बल्कि आप नहीं, जितने भी लोग हैं उन लोगों को वो सोसाइटी का चेंज को, मतलब स्टेजेस ऑफ चेंज को पार करना पड़ता है, और एक एक अचीवेबल गोल है, उसको अचीव करना पड़ता है, और अचीव होते ही वहां रुक जाता है, ठीक है। ये इवोल्यूशनरी थ्योरी जो हार्वर्ड स्पेंसर ने दी थी। फिर ऑगस्टे कॉम्टे ने दी थी, 1798 टू 1827 ये रहे थे। इन्होंने, ये फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहते हैं इन्हें, ऑगस्ट कॉम्टे को। इन पे क्वेश्चन आ चुका है। तो इन्होंने 3 एस्पेक्ट, थियोलॉजिकल स्टेज, मेटाफिजिकल स्टेज एंड पॉजिटिव एंड साइंटिफिक स्टेज,
तो देखो अल्टीमेटली जब शुरुआत हुई तो हम एनर्जीज में बहुत बिलीव करते थे, सुपर नेचुरल पावर में बिलीव करते थे कि भाई पेड़ खाना दे रहा है तो भाई हम पेड़ किसी वजह से उग रहा है या एक्टिव रहता है, हवा पानी धूप सब जरूरी है। तो हम सुपर नेचुरल चीजों पे ज्यादा बिलीव करते थे। दैट वाज अ थियोलॉजिकल स्टेज। फिर मेटाफिजिकल है, यहाँ थोड़ा सा लोगों का सोशल मतलब सुपर नेचुरल बिलीफ से नजर हटके थोड़ा सा वो अपने प्रिंसिपल फॉर्म करने लगे, अपनी गाइडलाइन के साथ आगे बढ़ने लगे। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगा, बेसिकली रैशनल थिंकर्स हो गए। और उससे थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ पे भाई पूरी तरह से राशनल हो चुके थे, हर चीज के पीछे एक रीजन ढूंढते थे, एक साइंटिफिक लॉ के थ्रू वो अपनी लाइफ को आगे गाइड करते थे। तो दैट इज पॉजिटिव और साइंटिफिक स्टेज। तो काफी क्लियर है। अगेन ऑगस्ट कॉम्टे की तीन मेजर स्टेज है, मेटाफिजिकल, थियोफिजिकल, मेटाफिजिकल एंड साइंटिफिक स्टेज। ओके, अब स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिस्ट थ्योरी। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थ्योरी, या इसको फंक्शनलिस्ट थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, ये डार्विन ने दी थी, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ठीक है, इसे डार्विज्म या सोशल डार्विज्म भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के बारे में। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी दिया था कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, कार्ल मार्क्स, ये कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी बहुत पॉपुलर है। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी कहती है कि देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन द ग्रुप विद इन द सोसाइटी ओवर द लिमिटेड रिसोर्सेज। अब हमें पता है कि रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, तो इसमें एक आपस में ही एक कंपटीशन लगा रहता है। ठीक है, एक आपस में कंफ्लिक्ट होता रहता है। क्यों? अब ऑब्वियसली रिसोर्सेज लिमिटेड है, सबको चाहिए, तो एक कंफ्लिक्ट हमेशा होगा ही। तो ये कंफ्लिक्ट के बेसिस पे इन्होंने अपनी कार्ल मार्क्स ने थ्योरी को डिफाइन किया। ठीक है, अब बात करते हैं हम साइक्लिकल थ्योरी। साइक्लिकल थ्योरी को डिफाइन किया था ऑसवाल्ड स्पेंगलर। ओके, उनकी बुक थी डेक्लाइन ऑफ द वेस्ट 1980, एंड आर्नोल्ड जे टोनबी। ओके, टोनबी। तो इन्होंने डिफाइन किया था। ओके, तो साइक्लिकल थ्योरी को हम राइज एंड फॉल थ्योरी भी कहते हैं। और अगेन ये नाम से भी क्लियर है कि एक साइकिल है, जो चीज गिरती है वो उठती जरूर है, फिर जो उठती है फिर वो गिरती जरूर है। तो ईच ग्रेट सिविलाइजेशन पासिंग थ्रू सक्सेसिव स्टेज ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डिक्लाइन विद अ कंप्लीट साइकिल कवरिंग अबाउट 1000 ऑफ इयर्स। तो यहाँ पे हर चीज पहले जन्म लेती है, फिर वो ग्रो होती है, बढ़ती है, और फिर एक टाइम के बाद डिक्लाइन हो जाती है, नष्ट भी हो जाती है। ठीक है, और इस सबके काफी लंबा समय लगता है। ओके, अब बात करते हैं सोशल चेंज प्रोटोकॉल्स लाइक पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इन द वेरियस स्टेजेस रिटर्न अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो ये साइकिल है या फिर एक पेंडुलम है जो अपने एक स्टेजेस को बार बार रिपीट करती रहती है। तो ये जो सोशियोलॉजिकल साइक्लिक थ्योरी है, ठीक है, इसे दिया था एक रशियन सोशियोलॉजिस्ट ने। अब ये साइक्लिकल थ्योरी जो है, जो पहले आपने पढ़ी, ये उसी का एक थोड़ा सा अगेन दोबारा इस पे काम किया गया, रीडिफाइन किया गया। पेंडुलर थ्योरी जो भी मैंने आपको बताया, इसको सोच चेंज कहते हैं। जैसे एक ग्रेट सिविलाइजेशन इन द एंडलेस साइकिल ऑफ थ्री कल्चरल सिस्टम गाइडेड बाय सुपरनैचुरल बिलीफ एंड वैल्यू, यानी रियलिटी इज स्पिरिचुअल। फिर a blend of supernatural belief and evidence based rationality creates the ideal society। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन a blend of supernatural beliefs and evidence based rationality, यानी जिसका हमें जिसका हमें एक रीजन मिल गया, एक एविडेंस मिल गया, सबूत मिल गया, तो उसमें बेस्ड हम अपने लॉजिक्स लगा के सोसाइटी को क्रिएट करते हैं। और सेंसेशन आर रियलिटी एंड द गोल ऑफ लाइफ, जो हमारे सेंसेशन है, दे आर द रियलिटी एंड द गोल ऑफ लाइफ। ये थोड़ा सिमिलर है, अगर आपने पहले कहीं सुना है तो आप समझ पा रहे होगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये थोड़ा सिमिलर है, जो कि किसने डिफाइन किया था, हमें हमें थोड़ी देर पहले पढ़ा है इसे। ठीक है, जो थ्री स्टेजेस में डिफाइन था, तो आप वहां पे जाके चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे थ्री स्टेजेस में हमने क्या स्टेजेस पढ़े थे, हमने स्टेजेस पढ़े थे कि भाई हमारा थियोफिजिकल, मेटाफिजिकल और साइंटिफिक स्टेज, तो तीन स्टेजेस हमने पढ़ी थी। ओके, फिर इसका लीनियर थ्योरी एंड मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है। लीनियर थ्योरी की हम बात करें तो भाई जो सोसाइटी है ग्रेजुअली मूव्स टू an even higher state of civilization and that it advances in the linear fashion and in the direction of improvement। तो ये linearly आगे इस सफर में चलता रहता है। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी की बात करें तो भाई इट इज अ स्पेसिफिक चेंज एम टू द अटेन द नॉर्म्स ऑफ मॉडर्निटी। तो आपने देखा होगा जैसे हम आज हैं, हम पहले नहीं थे। हमारा रहन सहन बदल गया है, हमारा फैशन बदल गया है, स्टाइल बदल गया है, हमारा आउटलुक बदल गया है। तो ये सारी चीजें कैसे बदली, हम वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम मॉडर्निटी की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर किसी चीज से इन्फ्लुएंस होकर उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो दैट इज मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। ओके, अब बात करते हैं अप्रोचेस ऑफ स्टडी ऑफ अ सोसाइटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, तो इसमें हमें अप्रोचेस पढ़ने। पहले है फंक्शनलिस्ट अप्रोच। फंक्शनलिस्ट अप्रोच, it is based on the work of Herbert Spencer, Emil Durkheim, Talcott Parsons and Robert Martin। इसे मोस्टली लोग हमने नाम सुना होगा। तो अकॉर्डिंग टू देम
ये अप्रोच क्या कहती है, सोसाइटी इज अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड पार्ट दैट वर्क टुगेदर इन हार्मनी टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ बैलेंस एंड सोशल इक्विलिब्रियम फॉर द फूड। ओके, तो ये आइडिया किनका है, इन सभी से ये डिराइव्ड है। ओके, दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम देम, किसी एक बंदे की स्टेटमेंट नहीं है यहाँ पे। इट emphasizes द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ सोसाइटी बाय फोकसिंग ऑन हाउ ईच पार्ट इन्फ्लुएंसेस एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स। तो मैंने जैसे बताया था इंटरडिपेंडेंसी डिपेंडेंसी होती है, और अगर एक ग्रुप का पार्ट है या एक सोशल कम्युनिटी का पार्ट है, तो वो एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस डालते हैं। द एलिमेंट ऑफ सोसाइटी आर फंक्शनल if they contribute to society's stability and dysfunctional if they disrupt the social stability। तो भाई फंक्शनल तब तक रहेगी जब तक हम उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करना चाहेंगे, उसके लिए काम करेंगे, और डिसफंक्शनल कब हो जाएगी जब हम उसे डिस्टर्ब करेंगे, कुछ करेंगे, उसकी स्टेबिलिटी को तोड़ने की कोशिश करेंगे। फिर मैनिफेस्ट फंक्शन और लेटेंट फंक्शन, ये इनसे अलग है। मैनिफेस्ट फंक्शन की बात करें, कॉन्सिक्वेंसेस दैट आर इंटेंडेड एंड कॉमनली रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये वो है कि जिसमें हम साजिश दिख रही है ना, कि हम इसी इंटेंशन से कि स्टेबिलिटी को भंग कर देंगे, इस कम्युनिटी को तोड़ देंगे, सोशल सोसाइटी को ब्रेक कर देंगे, तो ये हाँ, उन इंटेंशन जो दिखती है उसके कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से हमारी इसे मैनिफेस्ट फंक्शन कहते हैं। और लेटेंट फंक्शन, लेटेंट वर्ड ही का मतलब होता है हिडन, तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस अनइंटेंडेड और ऑफन हिडन होते हैं इसमें। तो जो भी हमारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं इसमें हमेशा छिपे रह जाते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच। अब स्ट्रक्चरल अप्रोच की अगर हम बात करें तो भाई ये क्या है, ये फंक्शनल एंड डायलेक्टिकल मॉडल पे डिपेंड करता है। ठीक है, फंक्शनल अप्रोच क्या कहती है, इट इज बेस्ड लार्जली ऑन द वर्क ऑफ हर्बर्ट स्पेंसर, एमिल डुर्कheim, डॉक्टर प्रेस्टन एंड रॉबर्ट बेंटिन। अगेन जो हमने जस्ट पीछे पढ़ा, ये उसी पे डिपेंड है एक पार्ट, और दूसरा पार्ट जो है वो डायलेक्टिकल अप्रोच पे है। तो सोसाइटी इज अ सिस्टम ऑफ इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ वर्क टुगेदर इन द हार्मनी स्टेट ऑफ बैलेंस इन इक्विलिब्रियम फॉर द होल। ये हमने जस्ट अभी पीछे पढ़ा था। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच इन दोनों को साथ में लेके चलता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ मोबिलिटी एनालिसिस, इट एनालाइजेस, आइडेंटिफाइज इंडिपेंडेंट कैजुअल वेरिएबल्स टू अंडरस्टैंड सोशल चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी कैजुअली कॉजल बिहेवियर, जो कारण है उसके वेरिएबल्स जो जो वैरी जिनकी वजह से चीजें बदल रही हैं, नो सोशल चेंज आ रहा है, उसको इंडिपेंडेंटली एनालाइज करना स्ट्रक्चरल अप्रोच है। ठीक है, अब कॉन्फ्लिक्ट एंड डायलेक्टिकल हिस्ट्रिकल अप्रोच कहते हैं इसे। ये कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिच एंजल्स ने आर्ट मेंटेन बनाया है। तो इसके 4 फेजेस हैं सोशल चेंज के। पहला है एशियाटिक, रिलेटिंग टू और डिराइविंग फॉर्म ऑफ एशिया। दूसरा एशियन, द फ्यूडल पिरामिड ऑफ पावर, टॉप टू बॉटम, यहाँ पे हायरार्की डिफाइन होती है। एंड द मॉडर्न बॉर्गिन बॉर्गिजू समथिंग लाइक बुर्गोजी पढ़ लेना ऐसे कुछ, इसका एक अलग सा प्रोनाउंसिएशन है। तो ये बेसिकली मिडिल क्लास के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये कार्ल मार्क्स ने एज अ मोड ऑफ प्रोडक्शन, तो ये कार्ल मार्क्स ने और फ्रेडरिच एंजल्स ने डिफाइन किया। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी derive the ideas of Karl Marx, who believed society is a dynamic entity and constantly changes due to the class of conflict। तो यहाँ पे जो अभी कार्ल मार्क्स की थ्योरी हम पढ़ रहे थे, उसी कार्ल मार्क्स थ्योरी को फर्दर आगे कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी या कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में डिराइव किया गया। ये सी राइट मिल्स है, इन्हें हम फाउंडर ऑफ मॉडर्न मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी बेसिकली भी कहते हैं। इन हिज वर्क ही believes social structures are created because of social conflict between differing interests। Okay, philosophy has been propounded by C. William Dobb। Okay, अब जो लास्ट है दैट इज पोस्ट मॉडर्निज्म। ठीक है, पोस्ट मॉडर्निज्म की अगर हम बात करें तो इसके अंदर द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन द सोसाइटी, हाउ अ पर्टिकुलर सोसाइटी और सोसाइटी इज और वर्क्स। ठीक है, कैसी है और कैसे काम करेगी। स्टाइल इन आर्ट, व्हेन वी स्पीक ऑफ पोस्ट मॉडर्न बिल्डिंग्स और पेंटिंग, अ टर्म loosely used to indicate any aspect of today's society that is different from society in the modern period. The ideas and the theories that try to understand or explain the new state of the state, society and its ways of organizing things। तो पोस्ट मॉडर्निज्म बेसिकली हम बात करें तो हम किसकी तरफ जा रहे हैं, मॉडर्निटी। देखिए कुछ चीजें वर्ड से भी क्लियर होती है, राइट। तो मॉडर्निज्म थियरी की बात करें तो हमारा बेसिकली जो सोसाइटी कैसे काम करेगा, ठीक है, या सोसाइटी क्या है इस पे डिपेंड करता है, और वो कैसे चेंज कर रहा है। ठीक है, अपने आप को, क्योंकि हम ये सारी थ्योरीज अप्रोचेस पढ़ रहे हैं, सोसाइटी को पढ़ने के अप्रोचेस है, राइट। तो हम वो चेंज में मॉडर्निज्म की बात करें तो वो मॉडर्न पोस्ट मॉडर्निज्म कहते हैं, या पोस्ट मॉडर्निटी सोसाइटी जो फर्दर डिफाइन की गई बाय जीन बॉर्डरयार्ड से। तो उन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैव डिस्ट्रॉयड आवर रिलेशनशिप टू पास्ट एंड क्रिएटेड अ chaotic एंड एम्प्टी वर्ल्ड। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे आया, इन्होंने हमारे जो रिलेशनशिप थे जो पहले थे वैसे रहे नहीं, चीजें बदलने लगी, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन गया, एक
chaotic सिस्टम बन गया और पूरा सब चीजें डिस्ट्रॉय हो गई। तो ये पोस्ट मॉडर्निटी थ्योरी सोसाइटी की। ठीक है, अब बात करते हैं सोशलाइजेशन की। तो सोशलाइजेशन हमने पहले पढ़ा, उसके अब हम टाइप्स की बात करेंगे। तो प्राइमरी और चाइल्ड सोशलाइजेशन, चाइल्ड लर्निंग टू बी fit in society. When a child learns the attitude, values, and action appropriate to individual as a member of particular culture, society or adult socialization, learning of behavior to be fit in smaller groups, the group of learning what is appropriate behavior as a member of smaller groups with the larger society. ठीक है, अब अगेन इसको आपको नाम से क्लियर होना है। जैसे बात करें प्राइमरी, यानी सबसे पहली स्टेज दैट इज चाइल्ड सोशलाइजेशन। ठीक है, तो चाइल्ड लर्निंग टू बी फिट इन द सोसाइटी, तो यहाँ पे चाइल्ड सीख रहा है सोसाइटी में कैसे रहना है ना। फिर सेकेंडरी जो एडल्ट सोशलाइजेशन, तो यहाँ पे जो हमने चाइल्डहुड से अपने वैल्यू सिस्टम बनाए बनाए, उसके अकॉर्डिंग हम सोसाइटी में कैसे बने रहे और फैमिली में कैसे बने रहे, उस बिहेवियर को कैसे मेंटेन करके रखें। तो एक अप्रोप्रिएट बिहेवियर को मेंटेन करे रहना और फिर उस मेंटेन के साथ उस मेंटेन करते हुए लार्जर सोसाइटी का पार्ट बनना, दैट इज द सेकेंडरी स्टेज। और फिर रीसोशलाइजेशन और डीसोशलाइजेशन, यहाँ दो स्टेजेस हैं। रीसोशलाइजेशन की बात करें तो इट इज इम्पोज्ड अपॉन एन इंडिविजुअल बाय अ ग्रुप। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस इन विच अ पर्सन इज टॉट न्यू नॉर्म्स, वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस दैट फोस्टर देयर ट्रांजिशन फ्रॉम वन सोशल रोल टू अनदर। तो यहाँ पे हम नए रोल्स उनको देते हैं, जिसके लिए हम उसे नई चीजें सिखाते हैं, नए रूल्स, नए बिलीव्स, नए नॉर्म सिखाते हैं। तो यहाँ पे रीसोशलाइजेशन में पहले सोशलाइजेशन करके आगे चला, चाइल्डहुड में सोशलाइजेशन करा, एडल्टहुड में सोशलाइजेशन करा, अब उसे उसके बाद रीसोशलाइजेशन करा। और फिर डीसोशलाइजेशन क्या है? हैव टू लीव ऑल द बिहेवियर व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे सारे बिहेवियर ऐसे जो उसने एक्वायर किए थे उसको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, डीसोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन का डीसोशलाइजेशन यानी कि हम सोशलाइजेशन छोड़ रहे हैं, hard translations. Okay, so the process by which an individual experiences the role loss and an accompanying loss of associated power of prestige, for example following retirement from a sport। जैसे आप पहले सोसाइटी बने, आप आप एक ग्रुप का पार्ट थे, आप पहले अच्छा क्रिकेट खेलते थे, सब आपकी सलाह में करते थे, बहुत सारी चीजें, तो वो चीजें आपने छोड़ दी, तो आप उससे डिसोशलाइज हो गए, वो सारे वैल्यू सिस्टम उन सब पे आप कनेक्टेड नहीं रहे। ठीक है, तो इस तरह से डिसोशिएशन की बात करें तो इंडिविजुअल में एक्सपीरियंस अ लॉस ऑफ सोशल आइडेंटिटी रिजल्टिंग इन आइडेंटिटी क्राइसिस, लॉस ऑफ पीयर स्टेटस, लॉस ऑफ सेल्फ इमेज एंड सेल्फ एस्टीम, एंड हैव डिफिकल्टी फाइंडिंग अ सब्स्टिट्यूट एक्टिविटी और अनदर पीयर ग्रुप। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन की बात करें, इट कम्स फ्रॉम एन इंडिविजुअल्स डिजायर टू जॉइन अ ग्रुप। एंटीसिपेट करना, हमारे मतलब हमारी खुद की मर्जी है कि मैं चाहता हूँ या नहीं चाहता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ तो मैं सोच समझ के आया हूँ तो उसका ग्रुप का पार्ट बनेंगे। जैसे इट इंक्लूड्स लॉ स्कूल स्टूडेंट लर्निंग हाउ टू बिहेव लाइक लॉयर्स, ओल्डर पीपल प्रिपेयरिंग फॉर रिटायरमेंट। ठीक है, एक तरीके से वो उस रोल के है, अपनी उस रोल में एंटर होने वाले, तो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। रिवर्स सोशलाइजेशन की बात करते हैं, तो लर्निंग ऑफ बिहेवियर विच वी वांट टू गेट इनडायरेक्टली। ठीक है, जैसे कि हम बात करें यहाँ पे कि इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन वेयर द डोमिनेट सोशलाइजिंग पर्सन सच एज पेरेंट हैपन टू बी इन नीड ऑफ बीइंग सोशलाइज्ड themselves by those whom they socialize such as children। तो यहाँ पे आप जानते हो कि हमारे रोल चेंज हो जाते हैं। ठीक है, पहले पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स अपना रोल प्ले करते हैं हमें ग्रो करने के लिए, फिर हम अपना रोल प्ले करते हैं उनको उनके रिटायर्ड लाइफ में एक ईज देने के लिए। ओके, अब टाइप ऑफ सोशल कंट्रोल की बात हो रही है, तो यहाँ पे सी एच फुले, एल एल बनार्ड, जैसे उन्होंने कॉन्शियस कंट्रोल एंड अनकॉन्शियस कंट्रोल की बात की। जैसे कार्ल मिनर ने डायरेक्ट कंट्रोल एंड इनडायरेक्ट कंट्रोल की बात की, किम्बल ने हमने पॉजिटिव कंट्रोल एंड नेगेटिव कंट्रोल की बात की, गुडविच ने एंड मूरे ने ऑर्गेनाइज कंट्रोल एंड अनऑर्गेनाइज कंट्रोल, ऑटोमेटिक कंट्रोल करने बात की, और लापेयर ने ऑटोक्रेटिक कंट्रोल और डेमोक्रेटिक कंट्रोल करने बात की। तो बेसिकली ये सोसाइटी सोशल कंट्रोल की बात हो रही है। इसमें फॉर्मल सोशल कंट्रोल, इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल भी है। देयर आर डिफरेंट एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल, इनफॉर्मल एजेंसीज लाइक फैमिली, पीयर ग्रुप, नेबरहुड, कास्ट एंड क्लास रीजन। ठीक है, फॉर्मल एजेंसी की बात करें तो स्टेट, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, पब्लिक ओपिनियन, मीडिया। ठीक है, इस पे ज्यादा एम्फसाइज करने की जरूरत नहीं है। अगेन गो विद द वर्ड्स, एक एक लाइन उसमें आप पढ़ सकते हो, इसके बाद जाने की जरूरत है। ठीक है, तो ये इतना ही आप समझ जाओ कि ये है क्या, किसने क्या दिया था, दैट इज इनफ। नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ सोशल डेवलपमेंट। अब सोशल डेवलपमेंट ये कैसे बना, ये किस तरह हिस्सा, ये देखते हैं। जैसे डॉमिनी ने डिफाइन किया कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है उनसे हम अपने उसे ऑर्गेनाइज करके कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिएट करें, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, तो डेवलपमेंट दिखेंगे। ठीक है, मिडगे ने इसी को डिफाइन किया कि भाई जब हमें पॉपुलेशन की या इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिखता है
उनका भला होता दिखता है, तो हमारी डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट होती है। ऐसे डूड ने बोला कि जब तक देयर इज नो विजिबल चेंज, तब तक ऐसे कोई बदलाव नहीं दिख रहा जहाँ पे मतलब हमें दिखे ना कुछ हुआ है, बंदा है, तो हम नहीं कह सकते कि सोशल डेवलपमेंट हुआ है। ओके, देयर इज नो डेवलपमेंट। तो देयर आर सम फीचर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट, जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है? जैसे आपके आपके आसपास चीजें बदल रही हैं इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, आपके पॉकेट चीजें आप इजीली अफोर्ड कर पा रही हैं, यू नो, आपकी अर्निंग्स बढ़ गई हैं, तो इस तरह की इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फोकस अपॉन वेरियस डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस, तो हमारे जो अलग अलग डिसिप्लिन हैं उन पे हमारा फोकस होना चाहिए, सोशल डेवलपमेंट तभी होगा। फिर है डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस, नॉट एन इवेंट, यानी कि हम जो सुधार कर रहे हैं उस रास्ते में ही हम काम करते रहे, उसमें डेवलपमेंट करते रहे, ना ही कि एक किसी एक इवेंट को ही इम्प्रूव करने में लगे रहे, सारी एनर्जी उसमें लगा दें और पूरा डेवलपमेंट हो गया। तो ऐसा नहीं, डेवलपमेंट एक लॉन्ग प्रोसेस, हमें हर बार इस प्रोसेस को ही में ही इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। फिर बात करते हैं प्रोसेस ऑफ चेंज। प्रोसेस ऑफ चेंज, जो हम प्रोसीजर है बात की कि भाई हमें डेवलपमेंट लाने के लिए एक प्रोसेस को फॉलो करना है, तो प्रोसेस ऑफ चेंज एक इसका फीचर है। फिर सोशल डेवलपमेंट है, प्रोसेस का चेंज होता ही है। फिर इंटरवेंशनिस्ट, यानी कि हम हर एक स्टेज पे हम वहाँ पे इंटरवीन करते हैं, हम उसे इंस्पेक्ट करते हैं कि वो सही चल रहा है नहीं चल रहा है। इस तरीके से हम स्ट्रैटेजीज अपनी बनाते हैं। तो नेक्स्ट क्या, गोल रिक्वायर स्ट्रैटेजीज, तो हमें जो गोल अचीव करना है उसकी हम स्ट्रैटेजी प्लानिंग बिल्डिंग अच्छे से कर पाते हैं अगर हम इंटरवेंशन करते हैं तो। और यूनिवर्सलिस्ट है, यानी कि ये चीज ऐसा नहीं है कि एक छोटे से रीजन, एक छोटे से एरिया में हो रहा है, ये एक बड़े पिक्चर में, एक बड़े एरियाज में होना चाहिए। यूनिवर्सलिस्ट का मतलब यही है। अब ये सिर्फ समझने के लिए है, मतलब सिर्फ पढ़ लो और कुछ नहीं है, इसमें इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं। जैसे हिस्ट्री ऑफ सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो सीधे एशियन मेडिवल पीरियड से हड़प्पन एज जहाँ की बात करें, जहाँ पे वैदिक एज फॉलोड बाय वैदिक एज, रोड्स एंड ड्रेनेज प्लान थे, मॉनिटरी गवर्नमेंट थी, ये एक वो एज था। फिर उसके बाद मॉडर्न एज आया जिसपे एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपमेंट हुआ कौटिल्य के द्वारा। फिर एडमिनिस्ट्रेशन को वर्क किया ऑन द प्रिंसिपल ऑफ धर्म अशोका ने। फिर ऐसे सुल्तनत और मुगल पीरियड आया, Shershah Suri had given welfare power to panchayat. Akbar abolished several taxes. Child marriage was discouraged, and female infanticides were banned. तो ये अलग अलग पीरियड्स में जो सोशल डेवलपमेंट हुआ है उनको डिफाइन किया है यहाँ पे। जैसे प्री इंडिपेंडेंस या ब्रिटिश राज पीरियड की बात करें तो इन नोटबुक एक्चुअली इन नोटबुक कुछ नहीं है, ठीक है। थ्योरीज ऑफ सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो उस पीरियड में जो चीजें हुई वेलफेयर के रिलेटेड, जैसे हमने देखा कि जब ब्रिटिश राज आया तो एक एक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ था, ठीक है। रूल करने के लिए ऑफिसेज बने, सिविल सर्विसेज बने, ओके, और मैनेजमेंट थोड़ा इम्प्रूव किया गया, रेलवेज बने। तो काफी सारे डेवलपमेंट वहाँ पे भी ब्रिटिश राज पीरियड में भी देखी गई, ठीक है। दो लूटा वो, ये सब एक अलग कंसेप्ट है, बट स्टिल देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच वर डेवलप। तो वो सारी चीजें ब्रिटिश राज पीरियड में डेवलप हुई। अब बात करते हैं थ्योरीज ऑफ सोशल डेवलपमेंट की। तो सोशल वेलफेयर इज हेल्ड इन 19th सेंचुरी, ठीक है। उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे रिप्रेजेंटेशनल थ्योरी। दिस थ्योरी एनालाइज थिंग्स एंड प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स थिंग्स इन अ वेरी इजी एंड सिंपल वे। इट गिव्स बेस टू द एक्सप्लेनेटरी थ्योरीज। तो बेसिकली रिप्रेजेंटेशनल थ्योरीज कौन सी थ्योरी होती है? यहाँ पे हम चीजों को सिंपल, कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल वे में और इजीली एक्सप्लेनेबल वे में कन्वर्ट करते हैं, ओके। एक्सप्लेनेटरी और एनालिटिकल थ्योरीज की अगर हम बात करें तो ये हाइपोथेसिस के ऊपर, मतलब हम जो चीज अचीव करना चाहते हैं। हाइपोथेसिस क्या होती है? मतलब ये हम हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं, यानी कोई हमारे मन में एक रिजल्ट होता है, उसको अचीव करने के लिए हम एक आंसर लेके चलते हैं कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए। तो जो होना चाहिए वो हमारी हाइपोथेसिस है। तो उस हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करना इन ऑर्गेनाइज्ड वे इज एक्सप्लेनेटरी एनालिटिकल थ्योरीज में आता है, ठीक है। फिर बात करें नॉर्मेटिव थ्योरीज की, तो यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ इवेंट्स एंड फॉर्मुलेशन ऑफ प्रिंसिपल दैट इन्फॉर्म द पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम नॉर्मेटिव नाम चीज ले रहे हैं। नॉर्म मतलब क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो यहाँ पे एक ही इवेंट या किसी भी हमारे जो एक्शंस लाइफ में चल रहे हैं उसको समझते हुए उसमें हम एक नया कोई प्रिंसिपल फॉर्म कर दें, कोई नया रूल फॉर्म कर दें, वो सारा यहाँ पे, या कोई पॉलिसी फॉर्म कर दें, वो नॉर्मेटिव थ्योरीज के अंदर आता है। The close interrelation of three theories can be best be seen in large-scale theoretical conception known as paradigm. Paradigm allow various interpretation of social reality to be articulated and compared. तो इन तीनों को एक क्लोजली अगर समझना है तो हम पैराडिम से समझ सकते हैं। पैराडिम एक वर्ड है जिसे पैराडिम शिफ्ट आपने सुना होगा कि एक बिल्कुल एक नए एरिया से दूसरे एरिया बिल्कुल शिफ्ट हो जाना।
दैट इज पैराडाइम। अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ डेवलपमेंटल टास्क। तो बायोलॉजिकल हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है, सोशोलॉजिकल हो सकता है, ठीक है, इसे पढ़ने के लिए। फिर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात करें तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में इंटेलेक्चुअल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। बाय पियागेट ने उन्हें 4 स्टेजेस में डिफाइन किया है। एक सेंसरी मोटर एज होती है, यानी कि बर्थ, दो एजेस 18 टू 24 मंथ्स, यानी 0 to 2 इयर्स की एज है, ये सेंसरी मोटर एज होती है। यहाँ पे इन्फेंट क्या करता है, वो बेसिकली अपने एक्सप्लोर करता है ना, अपने बॉडी में सेंसेस को एक्सप्लोर करता है ना, हाथ पाँव माहिर आता है टाइप्स। तो सेंसरी मोटर फंक्शनिंग होती है, उसको समझता है। फिर प्री ऑपरेशनल फ्रूडल हुड होता है, दैट इज 18 to 24 मंथ्स के बाद हटा है, और एक अर्ली चाइल्डहुड से पहले, यानी 2 साल से लेके 7 साल के बीच का जो पीरियड होता है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट कॉम्बिनेंस इज एस्टैब्लिश, चाइल्ड कैन नॉट कोऑर्डिनेट विद द डिफरेंट फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे थॉट्स डेवलप हो रहे हैं। बेसिकली हम कहते भी है कि हमारे मैक्सिमम जो ग्रोथ होती है, जो हमारे वैल्यू सिस्टम होते हैं, वो सब हमारे चाइल्डहुड में ही ग्रो हो जाते हैं, और वहीं पे ही जो हम चाइल्डहुड में कैसे हैं वो डिपेंड करता है कि हम आगे कैसे रहें। और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल ages 7 to 11 years, ठीक है, ये रिवर्सिबिलिटी एज होती है। तो चाइल्ड कैन रीजन लॉजिकली अबाउट कॉन्क्रीट इवेंट्स एंड क्लासिफाई ऑब्जेक्ट इनटू सेट्स। तो जो उसने अभी पीछे अपनी वैल्यूज बनाई उनको क्वेश्चन कर जाता है। आपने देखा होगा जो ये जो 6 साल 7 साल के बाद 8 साल के बाद बच्चे बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने जाते हैं, हर चीज के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी होती है, पूछते हैं, सवाल बहुत पूछते हैं। तो वो सारा एज जो होता है हमारा, वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एज होती है। उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशनल एज होती है, दैट इज 11 to 15 इयर्स, दैट इज एडोलेसेंस थ्रू एडल्टहुड, ठीक है। हम थोड़ा सा एडल्टहुड की तरफ बढ़ रहे होते हैं, ठीक है। अब हम अपने लॉजिक्स को अप्लाई करने लग जाते हैं, ठीक है, और अपनी हाइपोथेटिकल थिंकिंग को डेवलप करने जाते हैं, मतलब हम चीज़ों को अपने तरीके से सोचने लग जाते हैं। फिर सेकंड जो एस्पेक्ट है, दैट इज साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जो सिग्मंड फ्रूड ने डिफरेंट डिफाइन किया है। इसको भी मैंने डिफरेंट स्टेजेस में छोड़ा है, जिसमें साइकोसेक्सुअल एनर्जीज के बारे में बात की है। जैसे ओरल ओरल एज होती है 0 to 1, या 1 साल तक या हाफ ईयर तक, ठीक है, जिसमें हम फोकस करते हैं प्लेजर ऑफ माउथ ना, मुंह चलता बहुत है बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का, ठीक है। फिर एनल की एज आती है 2 to 3 इयर्स। यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, टॉयलेट ट्रेनिंग, जहाँ पे लिखी है कि भाई हम अपने बॉडी के फंक्शन को समझने लग जाते हैं, ओके। पहले तो हम कहीं भी कैसे भी कर देते हैं, फिर हम चीज़ें समझने लग जाते हैं। फिर एक एज आ जाती है, दैट इज 4 to 6 इयर्स, ठीक है। ये होती है क्रूशियल सेक्सुअल ओपीडियस कॉन्फ्लिक्ट होता है, बेसिकली बॉडी को समझ रहे होते हैं कायदे से, ठीक है। ओपीडियस कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, चिल्ड्रन हैव possessive sexual desires for their opposite sex parents while viewing their same sex parents as a revival, and that the complex is resolved when children overcome their insidious and competitive emotion and begin to view their same sex parent as a role model, ठीक है। तो ये वो एज होती है। फिर इसके बाद बात करते हैं लेटेंट, यानी लेटेंसी पीरियड, ये 6 to 12 इयर्स के बीच में होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे हम अपनी एनर्जीज को स्कूल्स में, एथलेटिक्स में, फ्रेंडशिप में, इन सब में शिफ्ट कर देते हैं। इन ऑर्डर तो ये पीरियड वैसा होता है जब हम प्यूबर्टी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, ओके, प्यूबर्टी से जेनेटिक की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो ये अबव 13 इयर्स एज है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली प्यूबर्टी स्टेज आ जाती है, यहाँ पे प्यूबर्टी गेन होना शुरू हो जाती है, ओके। फिर एडोलेसेंस एक स्टेज है, दैट इज 13 to 19 इयर्स, यहाँ पे जहाँ पे हम थोड़े कंफ्यूजन एज में होते हैं, जहाँ पे हम गलत फैसले लेते हैं लाइफ के, या नॉट सारे गलत फैसले लेते हैं, बट या हाँ सारी मोस्टली गलतियाँ इसी एज में होती है, ठीक है। फिर जेनेटिकल एडोलेसेंस स्टेज आती है, आर ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। तो ये स्टेजेस पे हमें सिगमंड फ्रॉइड ने हमारे अलग अलग एजेस को डिफाइन किया था, ठीक है। अब बात करते हैं जो हैविगर्स ने 6 मेजर स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ को डिफाइन किया, दैट इज इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, यहाँ पे बर्थ से लेके 6 महीने तक की बात हो रही है। फिर मिडिल चाइल्डहुड, सॉरी 6 साल तक की बात हो रही है। फिर मिडिल चाइल्डहुड दैट इज 6 to 12 इयर्स, एडोलेसेंस 13 to 18, अर्ली चाइल्डहुड 19 to 30, मिडिल एज 30 to 60, एंड लेटर मैच्योरिटी 60 एंड अबव। इस स्टेजेस में उन्होंने डिफाइन किया। अब बात करते हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, पीरियड्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड देयर दो डेवलपमेंट टास्क, ठीक है। तो ये वही है जो हमने अभी जस्ट पीछे पढ़ा, वहां से लेके इन सारे को हमने एक अलग अलग, जैसे प्री नेटल पीरियड हो गया, ठीक है, जन्म लेने तक। फिर इन्फेंटी एंड टोडलहुड हो गया, यहाँ पे जो अभी हमने पीछे देखा 2 साल तक, ठीक है। फिर अर्ली चाइल्डहुड हो गया 7 इयर्स तक, फिर मिडिल एज हो गई, फिर एडोलेसेंस हो गई 13 इयर्स तक, फिर 13 to 19 इयर्स तक, फिर अर्ली एडल्टहुड तक, आई मीन 20 to 30 इयर्स, फिर 30 to 60 इयर्स मिडिल एडल्टहुड, फिर लेट एडल्टहुड अबव 60।
अब बात करते हैं टाइप ऑफ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, कल्ट और न्यू रिलीजियस मूवमेंट। कल्ट क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल विद एक्सट्रीम डेडिकेशन टू अ सर्टेन लीडर और अ सेट ऑफ बिलीफ दैट आर ऑफन viewed as odd by others, or an excessive and misplaced administration of someone or something, or is something that are popular among the certain segment of society। जैसे इसमें आप बहुत इजीली समझ सकते हो, यहाँ पे हम जैसे जैसे हम कैसे दूसरे रिलीजन को ट्रीट करते हैं, तो उनके अपने बिलीव्स हैं, अपने नॉर्म्स हैं, उनको वो फॉलो करते हैं, हमें लगता है कि इनके अलग कैसे हैं, या ये ऐसा क्यों है या वैसा क्यों है टाइप्स। तो यहाँ पे हमसे वो थोड़ा डिफरेंट लगते हैं। ओके, तो ये वो वाला न्यू रिलीजियस मूवमेंट। फिर सेक्ट्स की बात हो रही है। सेक्ट्स क्या है? अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव अ पर्टिकुलर सेट ऑफ रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ। और सेक्ट हैज often often broken away from a larger group। तो जो सेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे पार्ट होते हैं, किसी एक बड़े ग्रुप में से फूट के निकले होते हैं। ठीक है। डिनोमिनेशन वन ऑफ द डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप दैट यू कैन बिलोंग टू। ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन ग्रुप होता है। इसमें जरूरी नहीं है कि आप एक ही उसके सब ग्रुप्स होते हैं, बड़े रिलीजन के सब ग्रुप्स होता है, तो आप डिफरेंट डिफरेंट सब ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आता है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ये भी अगेन एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड दिस विल बी द लास्ट टॉपिक फॉर द डे। तो a society categorization of its people into ranking of socio-economic tiers based on factors like wealth, income, race, एजुकेशन, पावर, मतलब बहुत इन बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं? स्ट्रैटिफाई करते हैं। स्ट्रैटिफाई मतलब ब्रेकिंग इनटू ग्रुप्स। ओके, अलग अलग ग्रुप्स, सब ग्रुप्स में बांटते हैं। तो ये स्ट्रैटिफिकेशन के अलग अलग अप्रोचेस हैं। पहले मार्क्सिस्ट एंड डायलेक्टिकल अप्रोच देखते हैं बाय कार्ल मार्क्स। तो यहाँ बेसिक फीचर ऑफ मार्क्सिस्ट डायलेक्टिकल अप्रोच वर एज फॉलोस। इकोनॉमिक इंटरेस्ट आर द बेसिक्स ऑफ ऑल अदर टाइप ऑफ रिलेशनशिप, सोशल हो, कल्चरल, पॉलिटिकल, एक्सेट्रा हो। देयर आर टू मेन क्लासेस, ओनर ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, और वेज अर्नर्स, ये जो मिडिल क्लास की बात हो रही है, वेज अर्नर्स। और मार्क्स रेफर्स टू दीज क्लासेस एज हैव्स एंड हैव नॉट, जिनके पास है, जिनके पास नहीं है, काइंड ऑफ। ठीक है, द इंटरेस्ट ऑफ दीज टू क्लास क्लैश विद ईच अदर, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है भाई, जिनके पास नहीं है वो चाहते हैं, और जिनके पास है वो और चाहते हैं, इस वजह से। ठीक है। तो जिनका मिडिल क्लास होता है, दे गेट मोर देन इट्स ड्यू शेयर, hence appropriate surplus, and this accelerate the class struggle, which finally leads to a revolution and a radical transformation of stratification system। तो यहाँ पे इस बेसिस पे, इकोनॉमिक्स बेसिस पे भी कह सकते हो कि हम स्ट्रैटिफाई हो जाते हैं। जैसे हमने बांट भी रखा है हमारे कि भाई ये पुअर है, ये अपर लोअर मिडिल क्लास है, ये मिडिल क्लास है, ये अपर मिडिल क्लास है, ये रिच है। ठीक है, ये वेरी वेरी रिच है। फंक्शनलिस्ट अप्रोच की बात करें, दिस पर्सपेक्टिव सीज सोसाइटी एज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम whose part work together to promote solidarity and stability। This approach looks at society through a macro level orientation and broadly focuses on the social structure that shapes society as a whole। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, तो यहाँ पे क्या है? फंक्शनलिस्ट अप्रोच है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं एक बड़े लेवल पे, मतलब हमारा जो मेजर एस्पेक्ट होता है वो सोसाइटी को फॉर्म करने, उनको शेप करने में होता है। ठीक है, एक पूरे सोसाइटी को एक साथ शेप करने के ऊपर होता है। जैसे इसको अगर हम बात करें तो बाय किंडलिस डेविस एंड विल्बर्ट मोरे suggested that social inequalities are the functional for the society because they provide an incentive for the most talented individuals to occupy jobs that are essential to the orderly maintenance of the society। ठीक है, तो ये आप बड़े पिक्चर में देखें तो ये क्या करते हैं कि भाई जो टैलेंटेड इंडिविजुअल्स हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं जॉब्स को, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर टैलेंटेड, और उसी के टैलेंट की बेसिस पे उन्हें ग्रोथ मिलती है, अपने करियर में आगे बढ़ते हैं। तो ये इनइक्वालिटी को एक तरीके से खत्म करते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो फंक्शनलिस्ट अप्रोच है। वेबरियन अप्रोच की बात करें तो मैक्स वेबर ने ये दी थी। इसके थ्री मेजर कंपोनेंट होते हैं, एक होता है क्लास, एक स्टेटस, एक ग्रुप पावर। ठीक है, तो वेबर theorized that the class position was determined by the person's skills and education। ठीक है, और ऐसे मतलब ऐसे तीन हमारे क्लास होते हैं, क्लास के बेसिस पे, या फिर स्टेटस के बेसिस पे, भाई किसका क्या रुतबा है, या फिर पावर्स के बेसिस पे। ठीक है, जिसका जो जितना ताकतवर है, शक्तिशाली है, वो ऊपर रहेगा, और जो जितना कमजोर है वो नीचे रहेगा, इस तरीके से। तो मैक्स वेबर्स अप्रोच टू स्ट्रैटिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन टू मैक्सिन अप्रोचेस। अब दो मैक्सिन अप्रोचेस के ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। इनका भी सिर्फ नाम समझने की जरूरत है, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जैसे ए सेट सिस्टम होता है, स्लेव सिस्टम होता है, स्ट्रीट सिस्टम होता है, कास्ट सिस्टम होता है, क्लास सिस्टम होता है, रेस सिस्टम होता है। तो ये सारे कहीं ना कहीं आप लोगों ने सुने हुए हैं। ठीक है, ये अलग अलग बेसिस पे स्ट्रैटिफाई करने के तरीके हैं। यहाँ पे अब आते हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हैं जो हमारे एग्जाम से पूछे गए हैं, जो लेवल है क्वेश्चन का वो देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल ग्रुप?
ठीक है, विच इज नॉट अ सोशल ग्रुप। ओके, तो यहाँ पे कम्युनिटी ऑफ एडवोकेट डिस्कसिंग सम इश्यूज, यहाँ पे ये ग्रुप है, कॉमन आइडिया है। एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ लेबर यूनियन, अगेन देयर इज अ कम्युनिटी, पीपल आर with the same interest, they are together. Board of management of an institution, again there are many people running a single institution or being a part of an institution, but यहाँ पे एक हॉर्स राइडर, एक साइकिलिस्ट, एक वॉकिंग पर्सन ऑन द स्ट्रीट, ये एक ग्रुप नहीं है। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर मॉडल जो था वो किस पे डिपेंड करता था, वो ऑर्गेनिक पे डिपेंड करता था। और सोशल क्लास इज, सोशल क्लास क्या होता है भाई, और प्राइमरी ग्रुप होता है, और कौन से ग्रुप होता है, और कम्युनिटी होता है, एसोसिएशन होता है। तो क्लास है, तो ये क्या है बेसिकली, ये एक एसोसिएशन है। ठीक है, पूले आइडेंटिफाइड थ्री बेसिक प्राइमरी ग्रुप्स, दे आर फैमिली, स्कूल एंड कम्युनिटी। ओके, यहाँ पे फैमिली, क्लैन एंड स्कूल भी था, क्राइसिस सपोर्ट ग्रुप एंड कम्युनिटी भी था, कास्ट एंड क्लैन भी था, बट स्कूल, कम्युनिटी एंड फैमिली इज द थ्री आइडेंटिफाइड बेसिक प्राइमरी ग्रुप्स। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर की अगर हम बात करें तो viewed all evolution in the terms of two type of society, namely tribal and industrial। ठीक है, ट्राइब का पीरियड और फिर इंडस्ट्रियल पीरियड, ये चीजें ऐसे ही ग्रो हुई। ओके, assertion और रीजन का क्वेश्चन है, static social stratification means those different level in which society is divided and in which the hierarchy of the social group occurs। सही है बिल्कुल। all societies are stratified on the basis of caste or class, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे बोथ ए एंड आर आर करेक्ट। ठीक है, तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, बट सिर्फ एक जस्ट टू हैव अ लुक कि भाई किस तरह क्वेश्चंस आते हैं, उस लेवल को समझने के लिए यहाँ पे हम थोड़े क्वेश्चंस ऐड किए। तो थैंक यू सो मच। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस यूनिट के कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को वहाँ पे डिस्कस करेंगे हम। थैंक यू फॉर द